चलिए बेटा शुरू किया जाए। टेम्परेचर तो हम लोगों ने एक टॉपिक रह गया था, लेकिन पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या है? जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज थी हमारी, कौन कौन सी थी? पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। ठीक है, ए जो है ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में। मतलब कि मैंने इसमें सिर्फ क्या लिया है? सॉल्वेंट लिया है, और इस सॉल्वेंट से बनने वाला जो वेपर है, ये कंटेनर मेरा क्लोज्ड है, तो इससे बनने वाला जो वेपर है वो वेपर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड सरफेस के ऊपर, इसी को क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। क्योंकि कोई और चीज़ नहीं मिली हुई है, इसलिए क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और जब प्योर फॉर्म में होता है तो हम लोग क्या लगा देते हैं? पी ए नो। ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं कोई दूसरा लिक्विड ले लूँ तो वो उसका नाम बी दे देते हैं, तो वो पी बी नॉट हो जाएगा। दोनों को जब मिला दिया था मैंने, तो ए के भी वेपर बनेंगे, बी के भी बनेंगे। ठीक है ना। मान लीजिए ये मैंने एक और लिक्विड ले लिया, ये भी क्लोज्ड है कंटेनर, इसमें ये था ए और ये है बी। तो इसका जो प्रेशर ये इसके वेपर्स जो बनेंगे एक्सर्ट करेंगे, उस वेपर प्रेशर को हम क्या कहेंगे? क्योंकि सिर्फ बी है तो पी बी नॉट कहेंगे। ठीक है। अच्छा, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या थी? याद है? प्रेशर exerted by the vapors on the surface of liquid at equilibrium। इक्विलिब्रियम वर्ड लाना जरूरी है, वरना क्या हो जाएगा? डेफिनेशन करेक्ट नहीं होगी। और इक्विलिब्रियम किसके बीच में होगा? एवापोरेशन, लिक्विड से वेपर बन रहे हैं। साथ में क्या होगा भाई? इन द बिगिनिंग जब वेपर्स बनना शुरू होंगे तो उस वक्त तो खाली वेपर बनेंगे, लेकिन जैसे ही थोड़े से वेपर बन जाएंगे तो क्या शुरू हो जाएगा? कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। इनिशियली एवापोरेशन की स्पीड ज़्यादा होगी, कंडेंसेशन की कम होगी। क्यों? क्योंकि वेपर्स कम है, लेकिन इन द टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि वेपर की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जिस स्पीड से वेपर बन रहे होंगे उसी स्पीड से कंडेंस हो रहे होंगे। तो वो स्टेज क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम स्टेज कहलाएगी। उस स्टेज में या उस टाइम पर जो ये वेपर्स लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं।
ठीक है ना। और वेपर प्रेशर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप क्योंकि नहीं थी, जल्दी से ये 2-3 बातें लिख लीजिए वेपर्स के बारे में। सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है किसी भी लिक्विड का। ग्राफ कैसा था इसका, याद है? हाँ, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यही बना दें। तो इधर मैं ले लेता हूँ वेपर प्रेशर, ये लिखा ही हुआ है, इधर ले लेता हूँ टेम्परेचर, तो ग्राफ ऐसा बन, ठीक है। हाँ। मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी कर्व है। अब क्या किया मैंने, अभी तो ये प्योर ए है, प्योर बी है, तो ये प्योर ए है, ये प्योर बी है। अब मैं इसको सॉल्यूशन तो कह नहीं सकता, सॉल्यूशन के लिए मुझे क्या करना होगा, दोनों को मिक्स करना होगा। तो दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। भारद्वाज सर ने कल मुझसे कहा थोड़ा सा सर अभी स्लो चलिए, मुझे भी एहसास हुआ थोड़ा स्लो चलने का, तो इसलिए जो है अब मैंने क्या किया, इसमें से भी लिया लिक्विड और इसमें से भी लिया, ओके, दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर ए भी हो गया और बी भी हो गया, ओके। अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पर जब बी था खाली, तो सिर्फ बी के मॉलिक्यूल्स रहे होंगे सरफेस पे। यहाँ पर जब ए था तो सिर्फ ए के सरफेस पे मॉलिक्यूल रहे होंगे, और जो एवापोरेट हो रहे हैं वो यहाँ पर खाली बी के हो रहे हैं, तो यहाँ पर खाली ए के हो रहे हैं। लेकिन जब मैंने दोनों को मिलाया तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अब मॉलिक्यूल्स हमारे पास ए के भी हैं और बी के भी हैं, दोनों के हैं। तो अब जो एवापोरेट होंगे, ये क्लोज्ड कंटेनर की बात हो रही है, पहले बार बार मैं कह रहा हूँ, ये निशान का मतलब मैंने क्लोज कर दिया है, क्लोज, ओके। तो ये हो गया। अब जो वेपर्स बनेंगे वो क्या होंगे, ए के भी होंगे और बी के भी होंगे। तो ए के भी वेपर हो गए, बी के भी हो गए। तो यहाँ पर जो इस वक्त वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से है, ए की भी वजह से है और बी की भी वजह से है। क्या मैं यहाँ पे नॉट लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि वो तो प्योर के लिए था, अब ये तो प्योर है नहीं, मिक्सचर है, तो इसलिए हम लोग पी ए और पी बी लिखेंगे। और इसको कहते क्या हैं, इसको कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है।
तो पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ए को सॉल्वेंट हम मानते हैं, और वो हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू बी। ठीक है, तो अब अगर मुझसे पूछा जाए कि यहाँ का टोटल प्रेशर कितना है, तो मुझे क्या करना होगा, पी ए प्लस पी बी दोनों को ऐड कर देना होगा, ठीक है ना। तो पी ए प्लस पी बी दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल वेपर प्रेशर आ गया। गुड। यहीं पे हमने एक और चीज़ सीखी थी, लाइए उसको भी डिस्कस कर लें, फिर चलेंगे आराम से। कौन से भागा जा रहा है, सॉरी। क्या सीखा था हमने, राउट्स लॉ। ये क्या कहता है, ये कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिक्विड is directly proportional to mole fraction of that liquid in solution। ठीक है ना, ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है राउट्स लॉ में, कि कोई भी लिक्विड होगा वोलेटाइल, लिक्विड वोलेटाइल होता ही है, कुछ ना कुछ वेपर बनेगा ही, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर वर्ड सुना हुआ है, 11th क्लास में सुना है, क्या होता है पार्शियल प्रेशर। मान लीजिए ये मेरा कंटेनर है, फिर से ये क्लोज्ड है, इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, ओके, और कौन सी ले लें, चलिए नियॉन ले लेते हैं। मैंने इसलिए ये गैसेस लिए कि नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, रिएक्शन कर जाएंगी तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी, तो ये आपस में रिएक्शन नहीं कर रही। नाइट्रोजन गैस ले लीजिए, ये सब गैसेस इसमें भरी हुई है। तो यहाँ पर मुझसे पूछे कोई कि हाइड्रोजन की वजह से इसमें कितना प्रेशर है कंटेनर के अंदर, तो उसी प्रेशर को मैं क्या कहूँगा, पार्शियल प्रेशर। भाई पूरे कंटेनर में टोटल प्रेशर तो टोटल प्रेशर कहलाएगा, लेकिन किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट, एक गैस की वजह से जो प्रेशर होगा वो उसका कुछ पार्ट होगा, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। तो पार्शियल प्रेशर हो गया ड्यू टू हाइड्रोजन गैस, तो क्या लिखूंगा मैं, PH2, ये लिख दिया, ठीक है ना। टोटल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P टोटल, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर ड्यू टू all the gases in the container। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये भी आपको मालूम ही होगी कि जो भी गैस है या वेपर है, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो अपने चारों तरफ इक्वल एक्सर्ट करता है। तो इस वाली वॉल पे, सामने वाली पे, उधर वाली पे, नीचे वाली पे, पीछे वाली पे, ऊपर वाली पे, सब पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो सेम होगा, ओके। हाँ, तो अब आते हैं इनका और इनका रिलेशन क्या है।
तो ये हमें दिया था किसने? डाल्टन साहब ने दिया था लॉ। क्या कहा था इन्होंने कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, यहाँ पे एनी गैस में मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन ले लिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द कंटेनर। यानी इस गैस का जितना पार्ट होगा, जितने मोल्स होंगे, जाहिर सी बात है मोल फ्रैक्शन मतलब इनके कंपैरिजन में इसके मोल, भाई कम होगा तो कम हो जाएगा प्रेशर, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, नेचुरल एकदम है, समझ में आने वाली बात है। ओके, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो ये हमारा क्या बन जाएगा? इक्वल का साइन लगा दीजिए तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा और H2 आ जाएगा, H2। तो ये जो कांस्टेंट होता है, दिस कांस्टेंट K इज इक्वल टू P टोटल। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बन जाता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, जो कि हमने यहाँ हाइड्रोजन लिए है, इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ये हमारा पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। अब आपके लिए बहुत आसान है, कहे कि नाइट्रोजन का बताओ या हीलियम का बताओ, तो हम क्या करेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, सिंपल। नाइट्रोजन का बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इन द कंटेनर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो डाल्टन साहब ने क्या दिया कि खाली गैसेस हैं कंटेनर के अंदर, तो उन गैसेस की वजह से वो इंडिविजुअली कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं टोटल प्रेशर के अंदर, ठीक है ना। अब इन सबको ऐड करेंगे। अब मैंने किसका निकाल दिया? नाइट्रोजन का, हीलियम का, हाइड्रोजन का, नियॉन का भी लिख लीजिए। नियॉन का क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन इज इक्वल टू पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन। तो पी टोटल कितना हो जाएगा? पी टोटल हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। सबके पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दिए तो पी टोटल आ जाएगा। तो डाल्टन साहब ने क्या फॉर्मुलेशन किया कि अगर गैसेस भरी हुई है किसी कंटेनर में, तो उनके इंडिविजुअल गैस का क्या कंट्रीब्यूशन है टोटल प्रेशर में, वो उन्होंने बताया। अब इसी से देखिए मिलता जुलता नहीं है राउट्स लॉ। इन्होंने क्या बताया, इसको भी लिखते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इक्वल का साइन लगाएंगे तो क्या आ जाता है? एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है ना। मुझे ये बताइए, अगर मैं एक्स ए की वैल्यू इफ एक्स ए इज इक्वल टू 1 करूं तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? हाँ बोले बोले, क्या हो जाएगा? हाँ, मोल फ्रैक्शन 1 है तो इसका क्या मतलब हुआ?
खाली वही है, यानी प्योर हो गया। और जब प्योर हो गया तो के किसके बराबर हो जाएगा, देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एक्स ए तो आपने 1 ले लिया, और पी ए क्या हो जाएगा, पी ए नॉट, क्योंकि प्योर के लिए हम नॉट लिखते हैं, ठीक है ना। तो यही वैल्यू जो है मैंने पी ए के की जगह में फिर फॉर्मूले में क्या लिख सकता हूँ, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है ना। राउत साहब ने किसको रिलेट किया, इन्होंने मोल फ्रैक्शन लिक्विड में कितना है ए का, उसको उसके वेपर प्रेशर से रिलेट कर दिया। देख रहे हैं, एक्स ए जो है वो मोल फ्रैक्शन कौन से पार्ट में है, लिक्विड वाले पार्ट में। ये जो एक्स ए है ये मोल फ्रैक्शन किसका है, इस लिक्विड के अंदर कितना ए है, वो है ना ये है, इस लिक्विड में कितना ए है उसकी वजह से प्रेशर ए का कितना ऊपर डेवलप हुआ, ये उन्होंने रिलेशन दिया। और डाल्टन साहब ने, वो सब गैस ही थी तो वहां पर कोई लिक्विड का चक्कर ही नहीं था, ठीक है ना। तो दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से लिक्विड में कितना बी है तो उसका प्रेशर कितना हो जाएगा, पी बी नॉट, ये बी के लिए इक्वेशन हो जाएगी। और पी टोटल क्या हो जाएगा, पी टोटल हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। जब दोनों मैंने बना दिया तो ये टोटल हो गया, ये सॉल्यूशन के लिए हो गया। और पी टोटल को मैं पी सॉल्यूशन भी लिख दूं, यानी पी एस तो भी चलेगा, किताबों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपको इससे घबराना नहीं है। चलिए, तो एक चीज और बता दीजिए यहीं पे, आप बताइए बेटा, अगर मैं ये बी जो है ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, सोल्यूट के लिए, ठीक है, कन्वेंशन है, और ए सॉल्वेंट के लिए। अगर सोल्यूट भी वोलेटाइल है तो उसके वेपर बनेंगे, वेपर बनेंगे तो उसके प्योर का वेपर प्रेशर भी होगा। लेकिन अगर सोल्यूट में नॉन वोलेटाइल ले लूं, जैसे शुगर ले ली मैंने, जैसे नमक ले लिया, जैसे यूरिया ले लिया, तो उसका तो वेपर बनेगा नहीं, उसका वेपर नहीं बनेगा तो उसके लिए पी बी नॉट क्या हो जाएगा, जीरो, कुछ भी नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो पी एस या पी टोटल किसके बराबर हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस जीरो, इसके बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए ये फॉर्मूला आता है, किसके लिए, जब हम सोल्यूट नॉन वोलेटाइल ऐड करते हैं। तो जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने 4 पढ़ी हैं, वो कब, कहाँ पर वो हमने पढ़ी है, किसके लिए पढ़ी है, जब हमारा सॉल्वेंट जो होता है, वो सॉरी सोल्यूट जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है ना। तो उसी के लिए हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ओके, चलिए, ये हो गया।
ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं यहाँ से, बोर्ड के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा ट्राई करिए बिना देखे जिन लोगों को कराया हुआ है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए यहाँ से यहाँ जाइए, देखिए कर पाते हैं। कोशिश करिए बिना देखे करें सब लोग, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ट्राई करने पे हो सकता है। इक्वेशन ये आएगी, देखिए यही आया। क्या किया मैंने, PS को इधर ले गया, इसको इधर ले आया, बस ठीक है ना। इस वाली टर्म का क्या नाम बताया था? हाँ, इसका नाम है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। और हमको क्या चाहिए? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर चाहिए। तो रिलेटिव लोअरिंग के लिए क्या करेंगे? PA0 माइनस PS, इस PA0 को नीचे ले आइए, डिवाइडेड बाय PA0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो ये इसमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये वाली, क्या नाम है इसका? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्ट में लिखते हैं RLVP। चलिए अब आते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ, एबनॉर्मल मास, मोलर मास। अच्छा चलिए तो कॉलिगेटिव, हाँ, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल की। कम से कम 10-20 मरतबा तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर ही चुके हैं, तो अब तो याद हो जाना चाहिए। किस पे नहीं डिपेंड करती? उसकी साइज, शेप, कलर, चार्ज, इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती। सिर्फ वो ये देखती है कि कितने पार्टिकल हैं सॉल्यूशन में, ठीक है ना। ओके, तो कौन कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज थी? पहली हमने अभी पढ़ी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। PS लिखूं या P टोटल लिखूं, एक ही बात है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये वाली हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ये वाली नहीं है।
ओके, अब हमने सबसे पहली प्रॉब्लम क्या देखी थी, जो आई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ जब वेंट हॉफ फैक्टर आया, कि हमने जैसे ही NaCl लिया या कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया था, तो क्या हो गया था, वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट हो गया। अब डिसोसिएट हुआ तो क्या हुआ कि ये एक पार्टिकल का 1 + 1 = 2 पार्टिकल बन गया, या 1 मोल का पार्टिकल, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मोल का 1 + 1 2 मोल बन गया है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये थोड़ी देखती है कि NaCl बड़ा है या छोटा है, या चार्ज है या नहीं है, उसे तो खाली एक काम आता है, उसे गिनती करनी है। तो यहाँ पे गिनती हो गई डबल। तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखेंगे तो वो वैल्यू डबल आएगी। और कैलकुलेशन हमने सीखी थी ये वाले फॉर्मूले से, तो इसमें जो वैल्यू आ रही है वो उसकी हाफ आ रही है, एक्सपेरिमेंटली डबल आ रही है। तो अब प्रॉब्लम आई, तो वहीं से एंट्री किसकी हुई, वेंट हॉफ साहब की। और उन्होंने क्या बताया कि मैं आपको एक फैक्टर दे रहा हूँ आई, उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी का नाम क्या था, वेंट हॉफ फैक्टर। आई की वैल्यू कैसे निकाली थी, बताइए जल्दी से बोलिए, मैं लिखता हूँ। हाँ, yes, number of particles in the solution after association या dissociation, और divided by number of particles before association और dissociation। ठीक है, very good। तो after association और dissociation, और यहाँ पे before एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ये हो गया। ओके, ठीक। तो अब मुझसे कहा गया कि आप जो है वो निकालिए मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास निकालिए। मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ही तो होता है। एक मोल किसी भी कंपाउंड का कितना मास होगा, वो क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है या मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। लेकिन वो किस में लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास को किस में लेते हैं, ग्राम में। हाँ, मैंने लिखवाया था पहले लेक्चर में, क्या लिखवाया था, अगर मैं एक मॉलिक्यूल का वेट लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, जो वैल्यू हम निकालते हैं वो वैल्यू निकालने के बाद आगे क्या लिख देंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट। और अगर एक मोल मॉलिक्यूल का वेट हम लेंगे तो इसके आगे वही नंबर सेम रहेगा, खाली क्या लग जाएगा, ग्राम लग जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इस बात को याद रखना है। सेम अगर एटम होगा तो भी AMU लग जाएगा, क्योंकि वो एटम की ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। और अगर एक मोल एटम ले लेंगे, मान लिए हीलियम के एक मोल एटम लिए, तो वही हीलियम के एक मोल एटम का एटॉमिक मास क्या है, 4, बस उसी के आगे ग्राम लगा देना है, 4 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पे 4 AMU हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। किसी को 1 AMU की वैल्यू मालूम है कितनी होती है kg में, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। एक प्रोटॉन के मास के बराबर होती है ना। प्रोटॉन का मास कितना होता है, किसी को याद है, मुझे थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन आ गया है। 1.67 ही है ना, ओके। तो वही एक प्रोटॉन का अप्रोक्सीमेटली वही वेट न्यूट्रॉन का होता है, तो वही वेट किसके बराबर होता है, AMU के बराबर होता है। तो अब आप मान लीजिए हीलियम लिया आपने,
यहाँ पे हीलियम दिया, तो हीलियम का वेट, एक हीलियम का वेट, मॉलिक्यूल नहीं होगा ना, फिर तो एटम हो जाएगा। तो हीलियम के एटम में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है? 4, तो इसीलिए 4 यहाँ पे आएगा, और एमयू यानी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दी तो केजी में वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आपको एक मोल यानी 6.023 इंटू 10⁻23 आपने हीलियम के एटम ले लिए, उनका जब कलेक्टिव मास आप कैलकुलेट करेंगे तो वो फिर 4 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसको डिवाइड कर दीजिए इससे, 6.023 इंटू 10⁻23 से, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉट डिवाइड, तो आप देखेंगे वो वही नंबर हो जाएगा। ओके, 1 आ जाता है। चलिए, तो यहाँ बात हो गई। तो हम लोग शुरू क्या किए थे? ये शुरू किए थे। तो अब हमको एबनॉर्मल मास तक पहुँचते पहुँचते रुक जाते हैं। मान लिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मैंने कोई ली, ऑस्मोटिक प्रेशर लेते हैं, ये भी ले ली, ये भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, कौन सा पार्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? ये वाला। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? आई से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा होगा। अब मान लीजिए मैंने NaCl यहां भी डाला, तो क्या हो गया? Na पॉजिटिव Cl माइनस, इसमें ब्रेक हो गया, और मुझे आई के बारे में मालूम नहीं है, तो मुझसे कहेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर के जरिए से मॉलिक्यूलर मास निकालिए NaCl का, या जो सॉल्यूशन में सोल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए। तो मैं मैथमेटिकली क्या करूंगा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाऊंगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, 1 लीटर मान लेते हैं, इंटू R इंटू T। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट मेरा कितना आना चाहिए? मॉलिक्यूलर वेट आना चाहिए 58। ठीक है, 0.5 लिखना चाहे तो लिख लीजिए, दोनों का जोड़ करके। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं पाई, तो वो जो वैल्यू आ रही है उससे मॉलिक्यूलर वेट मेरा कितना आ रहा है? 29 आ रहा है। ठीक है ना, क्यों आ रहा है 29? इसलिए 29 आ रहा है क्योंकि ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया है, यानी इसका जो है ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया? एबनॉर्मल हो गया ना, आना चाहिए था 58, आ गया 29। तो इसी को क्या कहते हैं? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट। यानी मॉलिक्यूलर वेट अगर कम होगा तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और देखिए, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो आनी चाहिए थी उससे डबल आ रही है, क्योंकि 2 पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए हैं, और वेट भी क्या हो गया है? कम हो गया है, हाफ हो गया है। तो मॉलिक्यूलर वेट आधा हुआ, इसलिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई। ठीक है ना, तो ये हुआ डिसोसिएशन में। एसोसिएशन में क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर जाएगा। फॉर एसोसिएशन, फॉर एसोसिएशन, जैसे एसिटिक एसिड में हमने देखा था डाइमर बन गया था, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी उसके अंदर क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी।
और क्वेश्चन करेंगे तो और चीज़ें, कोई कंफ्यूजन होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पे एक फॉर्मूला और बन गया है वेंट हॉफ फैक्टर का। वो क्या बन गया है, देखिए, एक हमारा आया ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमने ऑब्जर्व की, जिसको हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर है या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, उसको करने के लिए। एक दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, वो थ्योरेटिकल है, जो हमने थ्योरेटिकली फॉर्मूले से निकाली। ऑब्जर्व वाली क्या हुई, इस वाले केस में हमने देखा वो कितनी आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गए तो वो डबल आएगी वैल्यू। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर मान लिए इसी सॉल्यूशन का, हमारा थ्योरेटिकल कह रहा है कि 10 आना चाहिए, 10 ATM, और ऑब्जर्वेशन क्या कह रही है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वो 20 आ रही है, क्योंकि 2 पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कट होने के बाद 2 हो जाएगी। तो ऐसे भी आई की वैल्यू आपको निकालने के लिए वो दे सकता है कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इतनी आ रही है, और थ्योरेटिकली जब हमने कैलकुलेट किया तो इतनी आ रही है। तो उससे आपको समझ जाना है कि वेंट ऑफ फैक्टर को डिवाइड करके हमें निकाल लेना है, ठीक है। और एबनॉर्मल मास क्यों हो जाता है, इसलिए कि सॉल्यूशन में जाने के बाद कंपाउंड या तो डिसोसिएट हो गया, तो इसलिए उसका वेट जो है वो कम हो गया, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, जितने में ब्रेक हुआ उतने पार्ट में वो क्या हो गया, हाँ, डिवाइड हो गया। और अगर एसोसिएशन हो रहा है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पर 2 या 3 या जो भी मॉलिक्यूल है वो आपस में ज्वाइन हो गए, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो ये अब नॉर्मल, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, एक आध दो क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। एक और रह गया था हमारा, दैट इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। तो इसको पहले लिख लीजिए, मास ऑफ ए गैस dissolved per unit volume of solvent is proportional to the pressure of the gas at constant temperature. At constant temperature. फिर से बोल दूं, मास ऑफ ए गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या मतलब हुआ, हेनरी साहब ने कहा कि कोई गैस कितना पर यूनिट वॉल्यूम डिजॉल्व होगी किसी भी लिक्विड के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके प्रेशर के या उसके पार्शियल प्रेशर के। अभी तक हमने क्या क्या डिसॉल्व किया, लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया, उसमें क्या क्या पढ़ा, लिक्विड को जब लिक्विड में डिसॉल्व किया हमने, उसमें राउट्स लॉ पढ़ा हमने, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन, ये सब पढ़ा हमने। बोलिए, फिर से बोलता हूँ, हमने क्या किया, लिक्विड को लिक्विड में मिला करके सॉल्यूशन बनाया, ये काम किया, ठीक है ना। इसमें कौन सा लॉ पढ़ा हमने, राउट्स लॉ पढ़ा।
और उसके अंदर फिर हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा। ओके, फिर दूसरा क्या पढ़ा, लिक्विड के अंदर सॉलिड को मिलाया, ये क्या था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, याद आया। इसमें क्या पढ़ा, सॉल्यूशन बना, और इसमें क्या पढ़ा हमने, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, सब कुछ जो कुछ भी पढ़ा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व करने जा रहे हैं और इससे सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको किसने एक्सप्लेन किया, हेनरी साहब ने। दिस इज कॉल्ड हेनरी लॉ। हो गया, चलें। तो हेनरी साहब ने कहा कि किसी भी गैस का मास किसी लिक्विड के अंदर कितना डिसॉल्व होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस गैस का कितना प्रेशर उस लिक्विड के ऊपर मौजूद है, कितना वो गैस एक्सर्ट कर रही है। क्या मतलब, मान लीजिए ये मेरा कंटेनर है, फिर से इसके अंदर मैंने गैस ले ली बहुत सारी, मान लो एक हाइड्रोजन ले ली, एक ऑक्सीजन ले ली, एक नाइट्रोजन ले ली, कंटेनर फिर से क्लोज है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन कितना डिसॉल्व करेगी, ऑक्सीजन कितना डिसॉल्व करेगी, नाइट्रोजन कितना डिसॉल्व करेगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, इस बात पर डिपेंड करता है। और पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन गैस मैंने कितनी ठूस के भरी हुई है, कितने प्रेशर के साथ भरी हुई है, कितनी ऑक्सीजन भरी हुई है, कितनी हाइड्रोजन भरी हुई है, ठीक है ना। किसने बताया था वो, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, डाल्टन साहब ने बताया था, ठीक है ना। यहाँ पे जो लॉ लगेगा, क्योंकि ये सब गैसेस हैं, ये लिक्विड तो समझ लो, जो लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड तो कंटेनर के वॉल्यूम को ख़त्म कर रहा है, तो अब जो कंटेनर का खाली वॉल्यूम वो पार्ट है वो तो इतना ही है, और जब इतना ही है तो इसी वॉल्यूम के अंदर इसकी वजह से प्रेशर लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डाल्टन लॉ लग जाएगा। तो इसमें कितना हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व होगी वो किस पे डिपेंड करती है कि कितने प्रेशर के साथ में ना हाइड्रोजन भरी हुई है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मुझे डिसॉल्व करनी है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर करते हैं कंपनी वाले, तो क्या करते हैं, जितना ज़्यादा प्रेशर के साथ कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से भरते हैं, उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर वो डिसॉल्व हो जाती है। और ये जितने भी सॉल्यूशन बनते हैं, कौन सी चीज़ कितनी डिसॉल्व होगी, एक फैक्टर पर से डिपेंड करती है, वो फैक्टर क्या है, टेम्परेचर, ठीक है ना। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ये हो गया। ऐसे ही हमारे लंग्स के अंदर भी क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो लंग्स क्या होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और नीचे से जो डायफ्राम बोलते हैं ना उसको, वो भी प्रेशर करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है, तो वो जा करके एब्जॉर्ब हो जाता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है आरबीसीज के ऊपर। तो वही यहाँ पर भी उन्होंने कहा, तो कितना मास डिसॉल्व होगा किसी लिक्विड में, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस गैस का कितना पार्शियल प्रेशर उस लिक्विड के अंदर, उस कंटेनर के अंदर है। अब इक्वल का साइन है तो हटा दीजिए। अच्छा, मास को क्या मैं मोल लिख सकता हूँ, भाई जितना मास होगा उतने ही तो मोल होंगे गैस के, क्योंकि मोल किसके बराबर होता है, मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जैसे जैसे आप वेट बढ़ाओगे मोल बढ़ता जाएगा, तो आप मास लिख दो या मोल लिख दो, सेम चीज है, ठीक है। और अगर किसी के मोल आप बढ़ाओगे घटाओगे तो मोल फ्रैक्शन का क्या होगा,
बोलिए। मोल फ्रैक्शन भी तो उसी के अकॉर्डिंग घटेंगे बढ़ेंगे, तो तीनों में से कोई भी टर्म लिखेंगे तो सेम आएगा। लेकिन कैलकुलेशन में उन्होंने फाइनली जो टर्म यूज की थी वो मोल फ्रैक्शन की थी, उससे कैलकुलेशन की एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आ रही है। ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा करके, और मान लीजिए मैंने गैस ली तो जी लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन लगाया और ये आ जाएगा कांस्टेंट इनटू पी ऑफ दैट गैस, जो भी गैस है। फिर उन्होंने थोड़ा सा और चेंज किया इस फॉर्मूले में। क्या चेंज किया कि इस कांस्टेंट को इधर ले आए, तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इज इक्वल टू 1/k इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ये वाला जो है वो मोल फ्रैक्शन गैस का किसके अंदर है, लिक्विड के अंदर। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसको लिख लीजिए। ये मास कहाँ से आया है, ये मास कौन सा वाला है, कितना मास गैस का डिजॉल्व हुआ, वही तो हमने शुरू किया था। यही तो हेनरी साहब ने बताया कि मास किसी भी गैस का कितना डिजॉल्व होगा लिक्विड में, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका कितना पार्शियल प्रेशर है। उस मास को मैंने क्या किया, धीरे से मोल फ्रैक्शन में बदल दिया। ठीक है ना, तो ये मोल फ्रैक्शन कौन सा वाला है, जो लिक्विड में डिजॉल्व हुआ है। तो इस बात को लिखिए, ये कौन सा वाला मोल फ्रैक्शन है, इन लिक्विड, कि कितना मोल फ्रैक्शन गैस का लिक्विड में है। और ये 1/k को हमने नाम दे दिया हेनरी साहब के रिगार्ड में हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, इसकी कोई यूनिट बता सकता है मुझे। हाँ, के एच बेटा क्या, पहले 1/k था, 1/k को ही के एच कहा गया, समझे, चला नहीं गया। ये हमने क्या किया है, 1/k जो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी उसको मैंने नाम के एच दे दिया है। 1/k अच्छा नहीं लग रहा था लिखने में, मैंने के एच कर दिया उसको, और उसको नाम क्या दे दिया, हेनरी कांस्टेंट नाम दे दिया। इसका नाम क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। एक चीज और लिखिए इसके अंदर, मान लीजिए मैं किसी गैस जो है उसका अच्छा पहले के एच की यूनिट क्या होगी बताइए, बार या एटीएम, चलिए आप बताइए। सोचिए, फॉर्मूला सामने लिखा, फॉर्मूले से ड्राइव करिए। बताओ बेटा, आप बताओ। प्रेशर की यूनिट, क्यों, ये सिंपल, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो जो इसकी यूनिट होगी वो इसकी हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसकी भी यूनिट वही होगी जो इसकी यूनिट होगी। ठीक है, आंसर आपका सही था। तो इसकी यूनिट अगर आप, लेकिन फिर से वही बात, अगर आप इसकी यूनिट लेंगे HG में, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, HG में होगी।
इसकी यूनिट अगर आप एटीएम में लेंगे तो इसकी यूनिट भी एटीएम में होगी। इसकी यूनिट अगर बार में लेंगे तो इसकी यूनिट भी बार में होगी। ओके। और अगर इसकी यूनिट मैंने, और कौन सी यूनिट होती है प्रेशर की? पास्कल। चलिए, वेरी गुड। तो इसकी यूनिट अगर मैंने पास्कल ले ली तो ये भी मुझे किस में लेनी होगी? पास्कल में। ठीक है, ये mm, hg, ये atm। तो यूनिट हमेशा दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। अच्छा, इनका रिलेशन मालूम है आप लोगों को? 1 atm इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 बार होता है, 1.01। ठीक है, 1 बार मान लीजिए। mmHg में कितना होता है? 760 mmHg के बराबर होता है। ठीक है, एक हम कैपिलरी ट्यूब लेते हैं, देखा है 760 mmHg कैसे आया वैल्यू 1 atm की। चलिए, वो एक्सपेरिमेंट भी कर डालते हैं। मान लिए मैंने एक कंटेनर दिया और इसके अंदर क्या किया? मरकरी भर दिया। ये क्या भरा हुआ है? मरकरी, Hg। ठीक है, इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो लग रहा है, खुला हुआ है। अब मैंने क्या किया, एक कैपिलरी ट्यूब ली और कैपिलरी ट्यूब लेने के बाद वो इसके अंदर डाल दी। ठीक है, ये ऊपर से खुली हुई है, यहाँ से ये खुली हुई है। ठीक है, तो क्या होगा? बल्कि बंद भी हो तो भी चलेगा, यहाँ से खुली हुई होनी चाहिए। इसमें मैंने क्या किया, पूरी ट्यूब के अंदर पहले मरकरी भर लिया। ठीक है, और भरने के बाद फिर मैंने धीरे से लिया और इसके अंदर तेजा करके और इसके अंदर इसको खड़ा कर दिया। ओके, तो हमने क्या देखा कि ये जिस लेवल तक मरकरी भरा हुआ, मान लीजिए इस लेवल तक मरकरी भरा हुआ है, इससे ये ऊपर की हाइट जहाँ तक मरकरी इसके अंदर रह जाएगा, पूरा नीचे आना चाहिए था ना, लेकिन पूरा नीचे नहीं आता है। यहाँ तक मरकरी इसके अंदर क्या रह गया? भरा हुआ रह गया। और इस हाइट को जब मैंने मेज़र किया तो ये 76 सेंटीमीटर या 760 आया, क्योंकि इसके अंदर मैंने मरकरी भरा है तो इसलिए साथ में क्या लग गया है? Hg लग गया। ठीक है, और ये इतनी हाइट क्यों आई? इसलिए आई कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस लिक्विड के ऊपर मरकरी के लग रहा है। उस प्रेशर की वजह से क्या हुआ है, इसके अंदर ये लिक्विड मरकरी का चढ़ा हुआ है। अगर ये प्रेशर आप हटा दो तो ये लिक्विड नीचे आ जाएगा। कहाँ तक आ जाएगा? जिस लेवल तक मरकरी भरा हुआ है। ये ऊपर कैसे चढ़ा? ये ऊपर इसलिए चढ़ा क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर प्रेशर लगा हुआ है, तो इसीलिए। और प्रेशर कितना लगा है? ये 1 atm लगा हुआ है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो इसीलिए किसके बराबर हो गया? 760 mmHg के बराबर हो गया। ठीक है, ये हो गया। दूसरी मैंने बता ही दिया आपको, 1 atm किसके बराबर होता है? 1 बार के बराबर होता है। तीसरा, पास्कल में किसके बराबर होता है? पास्कल का याद है, 1 atm कितने के बराबर होता है? कितने पास्कल के? 10⁵ ठीक है, इसको लिख लीजिए। अच्छा, Hg एक और यूनिट होती है इसकी, टॉर्क, वो भी 760 होती है। तो ये प्रेशर सबसे ज़्यादा इसकी यूनिट्स होती है, तो ये याद रखना चाहिए। ओके, इसको बना लीजिए। तो एक बात तो हो गई यूनिट की।
चले, चलिए। अब मैंने मान लीजिए डिफरेंट गैसेस हैं, ये सारी गैसेस हैं, और ऊपर जो प्रेशर है वो सारे गैसेस के लिए मैंने प्रेशर जो है वो 1 ले लिया, 1 atm। तो बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व कैसे निकाला जाए, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मरतबा इसके ऊपर पूछा जा चुका है। प्रेशर को मैंने क्या किया, 1 ले लिया, तो क्या हो जाएगा KH X जो भी गैस है वो, ठीक है, सबके लिए 1 atm। अलग अलग गैस लिया, मान लिए पहले हाइड्रोजन ली, सिर्फ हाइड्रोजन है, और ऊपर से 1 atm प्रेशर लगाया, मैंने चेक किया गैस कितनी डिजॉल्व हुई, वो क्या आएगा, वो Xg आ जाएगा। फिर मैंने नाइट्रोजन लिया, उसके लिए निकाला मोल फ्रैक्शन, तो वो नाइट्रोजन का XN हो जाएगा। फिर मैंने अमोनिया लिया, HCl लिया, गैस बदल बदल करके मैंने एक डाटा कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए Xg किसके बराबर हो जाएगा, 1/KH, ठीक है। अब ये जो KH है क्या है, ये हेनरीज कांस्टेंट। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो गैस ज़्यादा डिजॉल्व होगी लिक्विड में या कम डिजॉल्व होगी? हाँ बोलिए, कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है एग्जाम, पिछले साल भी आया था नीट में। क्या, हेनरीज कांस्टेंट अगर किसी गैस का ज़्यादा है तो उसकी सोल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर कम होगी। ठीक है, तो इस बात को लिख लीजिए, solubility ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हेनरीज कांस्टेंट। चलिए, अच्छा इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? प्रेशर ऑफ गैस एंड solubility ऑफ गैस, इनका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, पासिंग कहाँ से पास होना चाहिए? ओरिजिन से। क्यों? क्योंकि इंटरसेप्ट क्या है, मेरा फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू KH इंटू XG, ठीक है ना, यही था ना। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, Y इज इक्वल टू MX प्लस C। तो इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे, 0। जब इंटरसेप्ट 0 होता है तो इसका मतलब कहाँ से पास होती है लाइन, बोलिए, ओरिजिन से। तो ये कहाँ से पास होगी लाइन, ये लाइन पास होगी ओरिजिन, ऐसे। ठीक है, ये स्लोप ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा स्लोप क्या देगा, बोलिए, स्लोप क्या देगा, ये स्लोप होता है, तो ये हमारा KH स्लोप हो जाएगा। तो इसका स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है ना। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, मान लीजिए मैं इसी में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। या अगले पेज पे पूछ लेते हैं।
ये है मेरा प्रेशर, ये है मोल फ्रैक्शन, ये है गैस 1, ये 2, ये 3। बताइए सोलिबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? किसकी? 1 की। ठीक है, और चलिए ऑर्डर बताइए, अपनी कॉपी में लिखिए, ऑर्डर में चेक करता हूँ। क्या है आपका? सबसे ज़्यादा 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का। आपका क्या है बेटा? यही सेम, वेरी गुड। आपका? गुड। आपका भी है सेम, वेरी गुड। और आपका भी सेम। आप लोग समझ गए बिल्कुल, ठीक है ना? इसका स्लोप सबसे कम, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि लाइन जितनी ज़्यादा एक्स एक्सिस की तरफ होगी उतना ज़्यादा उसका उतना स्लोप कम हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसका स्लोप सबसे कम। अच्छा, ये कैसे पता चला इसका स्लोप सबसे कम है? हाँ, स्लोप बराबर होता है tan थीटा के भी, है ना? स्लोप का फॉर्मूला एंगल पे भी निकाल सकते हैं। तो लेकिन ये थीटा कौन सा वाला होता है? थीटा कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मान लीजिए मैंने ग्राफ बनाया, ये रहा मेरा ग्राफ। हम्म, हम्म। चलिए ये बना दिया ग्राफ, ये एंगल है, वन 35। इसका स्लोप बताइए क्या हो जाएगा? इसलिए कि ये थीटा जो है ना, ये कौन सा वाला लिया जाएगा ये भी ज़रूरी है। तो थीटा जो है ये हमेशा, चलिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वाला लिया जाएगा। थीटा कौन सा लिया जाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला। तो ये वाला थीटा नहीं लिया जाएगा, कौन सा वाला लिया जाएगा? ये वाला। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 135, 45। ठीक है ना? तो यहाँ पे स्लोप इस लाइन का कितना हो गया? tan 45। और tan 45 कितना होता है? 1। ये इसका स्लोप है, ठीक है? तो इसको याद रखिए। कभी कभी क्या दे देगा वो, ऐसे लाइन दे देगा, ये ऐसे लाइन दे दी, सर आ गए तो मुझे चले जाना चाहिए, ऐसे लाइन दे दी, ये वाला एंगल दे दिया उसने धीरे से 45। ये एंगल नहीं लिया जाएगा, पॉजिटिव साइड है ये वाला एंगल 135, ठीक है ना? हाँ, तो ये ज़रूरी है। तो इसलिए इसका स्लोप सबसे कम, क्योंकि इसका थीटा सबसे कम, ठीक है? थीटा 1 सबसे छोटा, ये वाला थीटा, थीटा 2 ये इससे बड़ा, ये थीटा ये सबसे बड़ा, थीटा 3। और थीटा बढ़ने पर tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है, ये तो पता है। क्यों? क्योंकि 0 पे tan थीटा कितना होता है? 0 होता है। और आप जाइए और 90 पे कितना हो जाता है? हाँ, हाँ, नॉट डिफाइंड बढ़ता जाता है, ठीक है ना? तो जैसे जैसे हम 90 की तरफ जाएंगे थीटा बढ़ता जाएगा।
तो यहाँ पे हमारा हेनरी लॉ खत्म हो गया। अब एक टर्म पे हम और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोगों को जो है जो भी